हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज इकोसिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है कि इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है और एक पॉन्ड का एग्जांपल लेके इकोसिस्टम का कंसेप्ट हम लोगों ने बिल्ड करा। इस लेक्चर में बात होगी दो टॉपिक्स की, जो है प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। अब जैसे कि पिछले लेक्चर में ही मैंने हिंट कर दिया था कि इन दोनों का बेसिक मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज टू। देखो, प्रोडक्टिविटी का लेना देना जो है वो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास से है। किससे है? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास हम लोग बोलते हैं लिविंग मैटर को। ठीक है, किसको बोलते हैं? लिविंग मैटर को, मतलब सेल्स का जो मास है उसको हम लोग बोलते हैं बायोमास। ऑब्वियसली ये जो मैटर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिक है। जो बायोमोलिक्यूल है वो मेनली ऑर्गेनिक है। सो जो ऑर्गेनिक मैटर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमास। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अभी हम लोग इसको और डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि जब बायोमास बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। और जब बायोमास डिग्रेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। काइंड ऑफ अपोजिट, प्रोडक्टिविटी में बायोमास बनेगा मतलब बढ़ेगा, और डिकम्पोजिशन में बायोमास घटेगा। So productivity causes increase in biomass and decomposition contributes to decrease in biomass or decrease in organic matter. So basic idea यही है कि production of biomass को हम लोग क्या बोलते हैं? productivity। अब जरा ध्यान से सुनो, कभी भी अगर सिंथेसिस होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, उससे प्रोडक्टिविटी होगी। कीमोसिंथेसिस, उससे प्रोडक्टिविटी होगी। सिमिलरली किसी और भी तरह का सिंथेसिस होगा, फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम लोग जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमेशा सिंथेसिस वर्ड को किससे जोड़ना है? प्रोडक्टिविटी से जोड़ना है। सो सिंथेसिस ऑफ बायोमास, या ऐसे बोलो बायोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। और जब वो बायोमास डिकम्पोज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। सो जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, प्रोडक्टिविटी का मतलब है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेगा। ठीक है, या फिर ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक वाला ही प्रोडक्टिविटी है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोले तो जब बायोमास बनता है तो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब चाहे बायोमास आगे चल के प्रोटीन के फॉर्म में हो, चाहे बायोमास आगे चल के लिपिड के फॉर्म में हो, चाहे शुगर के फॉर्म में हो। सो एक गुड एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? जो मेन प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्टिविटी होती है वो कौन सा है? फोटोसिंथेसिस। सो सिंप्लिसिटी के लिए प्रोडक्टिविटी में एक ही प्रोसेस हम लोग लेंगे। कौन सा लेंगे? फोटोसिंथेसिस। वी विल नॉट स्टडी कीमोसिंथेसिस। वी विल ऑल्सो नॉट कंट्रीब्यूट, विल नॉट सी अदर प्रोसेस, अदर सिंथेसिस, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस से भी वास्ता नहीं है, लिपिड सिंथेसिस से भी नहीं है, ऑल्दो वो सब भी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन हम लोग प्रोडक्टिविटी में पढ़ेंगे किसको? स्टैंडर्डाइज किसको करेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो कंसेप्ट ये है कि जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। इससे क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑर्गेनिक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है। अब इसका भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिफिकेशन। उसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से जैसे अमीनो एसिड से, ये एग्जाम्पल है बेटा, ये जो नीचे लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड, इससे क्या बन गई? अमोनिया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो अमोनिफिकेशन किसका एग्जाम्पल हो गया? डिकम्पोजिशन का। और फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोडक्शन का। सो एनीवेज, प्रोडक्शन मीन्स व्हाट एंड डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन का मतलब है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेगा, मतलब बायोमास बनेगा, लिविंग मैटर बनेगा। वन गुड एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस। इसमें ये दोनों इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है, तो गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज फोटोसिंथेसिस।
सिमिलरली दूसरा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक बायोमास डिग्रेड होके इनऑर्गेनिक बन रहा है। इसका मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोले तो फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड से अमोनिया निकल रही है, तो अमोनिफिकेशन किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन का। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन आर अपोजिट प्रोसेसेस। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उस केस में बायोमास ज्यादा हो जाएगा, और अगर डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा तो उस केस में इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। ठीक है, सो आप ऐसे याद रख सकते हो, हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, हायर प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन बायोमास, तो बायोमास बढ़ जाएगा ना। हायर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है सो बायोमास बढ़ जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, और अगर डिकम्पोजिशन ज्यादा है तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं, हायर डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा है, हायर डिकम्पोजिशन रेट कंट्रीब्यूट्स टू, अगर डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बायोमास कम हो जाएगा, कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज इन बायोमास, डिक्रीज इन बायोमास। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक बार उठाएंगे प्रोडक्टिविटी को और फिर एक बार उठाएंगे डिकम्पोजिशन को, दोनों को अलग अलग पढ़ना है अब आगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ टू वर्ड्स। पहला वर्ड है प्रोडक्शन और दूसरा वर्ड है प्रोडक्टिविटी। ये दोनों वर्ड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो समझ लेते हैं फाइन डिफरेंस क्या है। पहला वर्ड क्या है, प्रोडक्शन, और दूसरा वर्ड क्या है, प्रोडक्टिविटी। आई मीन बेसिकली ये दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा समझो। प्रोडक्टिविटी जो है इज मोर लाइक क्वांटिटी, मतलब इसमें रेट की इंफ्लुएंस ज्यादा होती है, मतलब टाइम वेल डिफाइन होता है, और प्रोडक्शन में टाइम वेल डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन एक महीने का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ मई, एक महीने का भी प्रोडक्शन हो सकता है, एक साल का भी प्रोडक्शन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2025। सो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी समय में, पीरियड ऑफ टाइम में कितना बायोमास बना, और ऑब्वियसली बायोमास किसी एरिया में बनेगा। सो अमाउंट ऑफ बायोमास per unit area in a given time interval, which can be month, which can be year, which can be decade, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में टाइम का कोई एक रेगुलर यूज नहीं होता, वो रेट नहीं है, बस वो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना बायोमास बन रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, सो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ लिविंग मैटर या फिर बायोमास। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना बायोमास बना रहे हैं, क्रिएशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया फॉर ए गिवन टाइम, फॉर ए गिवन टाइम। और समझो कि किसी गिवन एरिया में, जैसे 1 हेक्टेयर में एक महीने में कितना बायोमास बना, एक साल में कितना बायोमास बना, डिपेंडिंग अपॉन जितना बड़ा टाइम इंटरवल होगा, जैसी स्पीशीज होगी वैसा उसका प्रोडक्शन जो है अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग प्रोडक्टिविटी लेते हैं तो ये एक रिगरस क्वांटिटी के तौर पे इसको लेते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन जनरली इसमें हम लोग टाइम को उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी में करते हैं। सो कभी भी ये वर्ड अगर आ जाएगा रेट, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। दोनों ही डेफिनेशन में टाइम है, लेकिन एक में टाइम लूज सेंस में है, कैन बी मंथ, कैन बी ईयर, कैन बी डेकेड, और एक में जो टाइम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस में है, रेट के सेंस में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं है, इस वाले में भी टाइम है,
और इस वाले में भी टाइम है, लेकिन ये एक तरह की टेम्पोरल क्वांटिटी है, इसमें रेट वर्ड है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो जनरली क्या होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। जैसे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया में कितना ग्राम बायोमास बना। या कभी कभी ग्राम को हम लोग किलो कैलोरी के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं। सो एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। सो ये दो यूनिट है जो किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ये प्रोडक्शन की यूनिट है, प्रोडक्शन की यूनिट है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की यूनिट लेंगे तो उसमें बाय डेफिनेशन, क्योंकि टाइम भी है, रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट मतलब dx बाई डी टी ही, मतलब टाइम पैरामीटर आ जाता है ना। सो यहाँ पे भी टाइम पैरामीटर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या अगर ऑलरेडी ऐसे लिख रहे हैं तो ईयर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो, दोनों सेम है। नेक्स्ट एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये हो गई यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू चूज। तो ये बस चॉइस का फर्क है दोनों के अंदर, कि प्रोडक्शन में जो टाइम है वो कुछ भी चूज कर लेते हैं, इस समय से इस डेट तक का प्रोडक्शन क्या है। लेकिन प्रोडक्टिविटी इज लाइक रनिंग स्टेट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। बाय द वे, प्रोडक्टिविटी चाहे प्रोडक्शन, हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, जनरली फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी बाकी लेवल पे भी होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी एक चीज है, उसके बाद कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी अलग चीज है, उस पर भी मैं आऊंगा, बट डोंट वरी, अभी लेट अस स्टार्ट सिंपल। एक बार फिर से क्विक रिवीजन तो जरूरी है। प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन आर अपोजिट वर्ड्स। प्रोडक्टिविटी में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है, क्रिएशन ऑफ बायोमास, और डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है, डिक्लाइन इन लिविंग मैटर या फिर बायोमास, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो बायोमास बढ़ जाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर डिकम्पोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो बायोमास कम हो जाएगा। जनरली वर्ल्ड में इनऑर्गेनिक कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है। सो डोंट से लाइक दिस कि अगर डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो इनऑर्गेनिक ज्यादा हो जाएगा, नहीं। तो अर्थ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक है। अरे अर्थ पे हर चीज का रिजर्वायर इनऑर्गेनिक है, सारे मिनरल इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। जमीन जो है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का सॉइल है, जो अर्थ का वाटर है, वो सब कुछ इनऑर्गेनिक है ना। सो इनऑर्गेनिक तो ऑलरेडी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्योर मास। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ ऑर्गेनिक को पकड़े, सो प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो ऑर्गेनिक बढ़ जाएगा, और डिकम्पोजिशन अगर ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक घट जाएगा, मतलब बायोमास घट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ बायोमास। अब आप इसकी यूनिट याद रखो, एक गिवन टाइम इंटरवल में, कैन बी मंथ कैन बी ईयर, गिवन टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। जनरली इसकी यूनिट में टाइम को नहीं इंक्लूड करते, लेकिन अगर रिग्रेस टाइम को इंक्लूड करेंगे और उसको एक रेगुलर टाइम पे काउंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली क्या है, क्रिएशन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। और क्योंकि ये रेट है तो इसमें टाइम की यूनिट हर बार आएगी। अब जनरली प्रोडक्टिविटी को हम लोग ईयर में मेजर करते हैं, तो इसमें मास, मास की क्यों ले रहे हैं यूनिट, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग बायोमास को, ऑर्गेनिक मैटर को। अब वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं, सेल्स का मीडियम वाटर है, लेकिन हम लोग उसको ड्राई वेट को कंसीडर करते हैं। सो बेटर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ड्राई वेट एंड नॉट फ्रेश वेट। फ्रेश वेट हम लोग किसको बोलते हैं मालूम है ना, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेट को वाटर के साथ लेते हैं, विद द बैकग्राउंड ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट। बट इफ यू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ वाटर, यू जस्ट टेक द मास ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई वेट, ठीक है। सो
इसका एक असर्शन रीजन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ड्राई वेट इज अ गुड मेजर ऑफ, ड्राई वेट इज अ बेटर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी। ड्राई वेट जो है प्रोडक्टिविटी का बेटर मेजर क्यों है, उसका रीजन ये लिख सकते हैं क्योंकि जो फ्रेश वेट है वो अलग अलग पार्ट्स का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वाटरमेलन ले लो तो वो एक तरह का सकुलेंट है, उसमें कितना ज्यादा जो है उसके फ्रूट के अंदर कितना ज्यादा पानी है। सो वाटरमेलन है सो मच कलेक्टेड वाटर, ठीक है। सो अलग अलग प्लांट का वाटर स्टेटस अलग अलग होता है ना। सो ड्राई वेट इज बेटर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज water status of plants are variable. So water status of plants, देखो वाटर स्टेटस लिखना, व्हाट्सएप स्टेटस मत लिख देना। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट्स इज वेरिएबल, ठीक है। सो एनीवेज ड्राई वेट इज अ बेटर मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी क्योंकि अलग अलग प्लांट्स का जो वाटर कलेक्टिंग नेचर है वो अलग है। अगर सबका सेम होता तो ड्राई वेट की जगह फ्रेश वेट भी ले लेते बिकॉज देर विल बी स्टैंडर्ड डिडक्शन इन वाटर, वाटर को हटा के मेजर अपने को मिल जाता है। लेकिन बेटर मेजर कौन है प्रोडक्टिविटी का, ड्राई वेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे प्रोडक्टिविटी पे, बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। सो ऐसे लिख सकता हूं मैं प्रोडक्टिविटी, और पहली बात तो अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ इकोसिस्टम जहां पे रिसोर्सेज लिमिटिंग है, जैसे डेजर्ट, वहां पे पानी कम है, वहां पे टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पास ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ लिमिटिंग नेचर ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी कम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है, तो इसलिए वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सिमिलरली कहीं कहीं फ्रेश वाटर में प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल कम है, और एस्टुअरी में प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, ब्रैकिश वाटर में प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। सो कहने का मेरा ये मतलब है कि प्रोडक्टिविटी अलग 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 इकोसिस्टम में अलग अलग होती है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैव डिफरेंट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। लैंड पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें होती है, हाई प्रोडक्टिविटी लैंड पे किस पे होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और वाटर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें होती है, मतलब एक्वेटिक वाले इकोसिस्टम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें होती है, तो उसके दो एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, एस्टुअरी एंड उसके साथ साथ एस्टुअरीज, लेट मी राइट एस्टुअरीज, और उसके साथ साथ कोरल रीफ्स, ठीक है। सो अलग अलग इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, एक के बाद दो नंबर, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, प्लांट स्पीशीज के साथ वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल कंडीशंस में ज्यादा होती है, C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट्स से ज्यादा होती है। लेकिन याद रखना कौन सी कंडीशन में, ट्रॉपिकल कंडीशन में, मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी वाली कंडीशन में, अंडर ट्रॉपिकल कंडीशंस। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है, जो बायोमास का बनना है, वो अलग अलग इकोसिस्टम का अलग अलग होता है, और तो और अलग अलग स्पीशीज की वजह से भी अलग अलग होता है, और ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। सो नंबर थ्री, क्लाइमेटिक कंडीशन, कितना वाटर है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, सो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी। बट बाय द वे क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोसिस्टम, प्लांट स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स, ये मेन चीजें हैं जिन पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि किसी इकोसिस्टम की कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज। नोटिस करो कि प्रोडक्टिविटी एरिया डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बाय डेफिनेशन ही पर यूनिट एरिया है।
सो याद रखना, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया डिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शन का, लेकिन रेजिस्टिविटी में तो ऑलरेडी एल बाई ए है ना। सो रेजिस्टिविटी की जब बात आएगी तब आप ऐसे समझ सकते हो कि रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्रॉस सेक्शन चाहे कम हो चाहे क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, दोनों केस में रेजिस्टिविटी उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगी, लेकिन रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, ठीक है। सो कहने का वही मतलब है कि वहां से कंसेप्ट लेके आप समझ सकते हो कि जो प्रोडक्टिविटी है वो एरिया डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इकोसिस्टम, एरिया, सो ऑब्वियसली इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज या टाइम, तो प्लांट स्पीशीज, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली पर यूनिट टाइम है, मतलब ऑलरेडी टाइम उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, और प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये एरिया और टाइम से, ये तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना। सो ये टाइम डिपेंडेंट या एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इकोसिस्टम टाइप, प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज इन द एरिया, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्टिविटी में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एजम्पशन ये है कि हम लोग फोटोसिंथेसिस वाली ही काउंट करेंगे, केमोसिंथेसिस को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये एजम्पशन है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं दो तरह की होती है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। सो नंबर वन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स जिनको हम लोग लूजली प्लांट्स बोलते हैं। और आपको मालूम है, प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ा, अलगी भी प्लांट है, ठीक है। मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म में साइकर्स कोनिफर्स, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, सब प्लांट है। जू प्लैंक्टन, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट जो बायोलॉजिकल क्लास है वो भी बेसिकली प्लांट किंगडम में हम लोग इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। सो जो भी प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है प्रोड्यूसर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट नंबर 2, जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, उनकी प्रोडक्टिविटी को एक्सक्यूज मी, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो नोटिस करना कि प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब प्लांट जो बायोमास बना रहा है, ठीक है, अलगी जो बायोमास बना रहा है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वो सब जो बायोमास बना रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो बायोमास बना रहे हैं, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और कंज्यूमर्स जो बायोमास बना रहे हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना हो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? क्रिएशन ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो क्रिएशन ऑफ बायोमास ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये वाली जो प्रोडक्टिविटी है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी है। सो एक बार आप अच्छे से इसको समझ लो, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और कंज्यूमर्स जो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर नॉट प्रोड्यूसर्स, ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स, लेकिन हम लोगों में भी बायोमास बनता है ना, हम लोगों में प्रोटीन बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है, लिपिड बनता है। सो हम लोगों में जो बायोमास बनता है वो कौन सी प्रोडक्टिविटी है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और जो प्लांट में बनता है वो कौन सी प्रोडक्टिविटी, जो पहली बार बनता है वो कौन सी प्रोडक्टिविटी है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब आप एक बात सोचो कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्लूकोज अपने बॉडी में CO2 से नहीं बनाते हैं। हम लोग अपने बॉडी में वाइटामिन नहीं बनाते, वाइटामिन हम लोग को डाइट से आता है, वाइटामिन हम लोग का बॉडी जनरली नहीं बनाता है। सो हम लोग का बॉडी वाइटामिन नहीं बनाता है।
क्योंकि वो हम लोग विटामिन डाइट से एक्वायर करते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो ग्लूकोज भी बनाएगा CO2 से, और व्हाइट प्लांट की तो कोई डाइट नहीं है। प्लांट बेसिकली सॉइल से मिनरल ले रहा है और सारे मॉलिक्यूल खुद बना रहा है। सो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी वाली सेकेंडरी से क्यों अलग है? क्योंकि प्लांट जो है, जो प्रोड्यूसर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो सब कुछ बनाते हैं, और जो आगे के कंज्यूमर्स होते हैं वो सब कुछ नहीं बनाते, क्योंकि कुछ उनको ऑलरेडी अपने डाइट से मिल रहा है। सो जो बचा है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन हम लोग डाइट से नहीं, हीमोग्लोबिन हम लोग खुद बनाते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो कोएंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग विटामिन ले सकते हैं, नायसिन। नायसिन विटामिन हम लोग डाइट से ले रहे हैं। वी आर नॉट सिंथेसाइजिंग नायसिन विटामिन बिकॉज नायसिन विटामिन इज अवेलेबल इन डाइट, और हम लोग रेदर जो अपना प्रोटीन है वो खुद बना रहे हैं। सो कुछ चीजें हैं जो हम लोग खुद बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग सुना होगा बहुत से अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल, बहुत से होते हैं नॉन एसेंशियल। सो जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हम लोग के बॉडी में नहीं बनता है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हम लोग के बॉडी में बनता है। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो डाइट से लेना जरूरी नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वाला हम लोग के बॉडी में बन रहा है। लेकिन अगर कोई प्लांट होता, सो प्लांट के बॉडी में तो सारे अमीनो एसिड बनाने जरूरी है ना, क्योंकि प्लांट की तो कोई डाइट ही नहीं है। सो प्लांट में ऑल अमीनो एसिड्स आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन। सो प्लांट में सारे अमीनो एसिड, मान लो 20 की 20 अमीनो एसिड जो है सब प्लांट बना रहा है। लेकिन ह्यूमंस में कुछ अमीनो एसिड ह्यूमन बना रहा है नॉन एसेंशियल, और कुछ है जो ह्यूमन नहीं बना रहा है, वो डाइट से ही ले सकते हैं एसेंशियल। ठीक है। सो आई होप समझ में आया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी से क्यों अलग है। क्योंकि प्राइमरी में सब कुछ बनाना पड़ता है जो जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, और सेकेंडरी में कुछ चीजें बना लेता है ऑर्गेनिज्म और कुछ उसके डाइट से आती है। ठीक है। सो ये हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों का जो ड्रामेटिकली अलग है वो है दोनों का प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बहुत फर्क है, जैसे एंजाइम्स, प्लांट्स के एंजाइम्स बहुत फर्क है, एनिमल्स के एंजाइम बहुत फर्क है। तो जनरली प्रोटीन्स दोनों के अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में ग्लूकोज सेम है। सो प्लांट में और किसी एनिमल में जनरली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत हद तक सेम होते हैं। डिफरेंस आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में ज्यादा, डिफरेंस आता है प्रोटीन्स में ज्यादा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप मैंने इस पे अच्छा खासा टाइम देके समझा दिया कि प्रोडक्टिविटी मतलब क्या। दो तरह की, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर्स की प्राइमरी जो फोटोसिंथेसिस की है, और कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में एक बात और समझना। प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है, लेट मी कॉल इट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये प्रोड्यूसर की हो गई ना। पिछली बार मैंने प्राइमरी को 1 डिग्री लिखा था, इट मींस प्राइमरी। ठीक है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज क्रिएशन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स, क्रिएशन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर्स। और इसमें मेन कौन सा प्रोसेस होता है आप सब जानते हो, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्रिएशन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपीपी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग उसको बोलते हैं जो टोटल प्लांट ने बनाया। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने टोटल जो बनाया। ठीक है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल प्रोडक्टिविटी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मेन जो प्रोसेस है वो तो फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है। चलो, जीपीपी क्या है कि टोटल कितना बायोमास बना फोटोसिंथेसिस में, वो क्या हो गई, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इंटरेस्टिंगली फोटोसिंथेसिस में तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनता है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल बनाने हो तो कैसे बनाओगे? तो हम लोग अब जानते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो इस फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनती है उसी का रेस्पिरेशन हो जाता है,
और फिर उसके रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है। इसका मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस CO2 से ग्लूकोज बनाता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 से ग्लूकोज बनती है ना। और प्लांट के अंदर ही रेस्पिरेशन जो होता है उससे जो ग्लूकोज CO2 बनाता है। मतलब प्लांट में रेस्पिरेशन ग्लूकोज से CO2 बनाता है और प्लांट में फोटोसिंथेसिस CO2 से ग्लूकोज बनाता है। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब पहले फोटोसिंथेसिस तो जरूरी है, CO2 से ग्लूकोज बनेगा, लेकिन क्यों कर रहे फोटोसिंथेसिस? ताकि वो ग्लूकोज एनर्जी दे सके दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। पहले क्या होता है, CO2 से ग्लूकोज बन गया फोटोसिंथेसिस में, फिर वही ग्लूकोज को रेस्पायर करके प्लांट क्या बनाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल, डीएनए, प्रोटीन, एवरीथिंग रिक्वायर्स एटीपी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रिक्वायर्स एटीपी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी। ठीक है, तो सिंथेसिस में जो सबसे पहले क्या याद रखना है कि प्लांट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करके अपना शुगर बना लिए। लेकिन शुगर क्यों बना रहे? ताकि उस शुगर को रेस्पायर करके एनर्जी रिलीज हो एटीपी में, और फिर एटीपी का यूज करके दूसरे मॉलिक्यूल बनाए। अल्टीमेटली प्लांट सिर्फ सिंथेसिस नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है ना। इसका मतलब प्लांट जो फूड बना रहा है उसका मेन गोल क्या है, एनर्जी एक्वायर करना। जो सनलाइट है वो प्लांट के ग्लूकोज में आ गई, अब फिर वो जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडाइज करके एटीपी में आ जाएगा, फिर एटीपी का यूज करके दुनिया भर के मॉलिक्यूल प्लांट बनाएगा। बेसिक आइडिया इज वेरी सिंपल कि प्लांट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कर लिया, और फोटोसिंथेसिस में जो बना है वो ग्रॉस है, लेकिन अ गुड फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी, दिस प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, रेस्पिरेशन में लॉस होता है। आई एम राइटिंग हियर -R। -R मीन्स व्हाट? रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, तो जीपीपी तो वो प्रोडक्टिविटी है जो टोटल बनी है, लेकिन इसमें से अगर आप रेस्पिरेशन वाला लॉस हटा दोगे तो जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीपी बोलते हैं, ये वो है जो रेस्पिरेशन प्लांट का जो हो जाता है उसके बाद बचती है। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में जो बनाया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसके बाद इसका रेस्पिरेशन भी होना है। रीजन ये है, इसमें से आर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट ने जो फूड बनाया वो अपने लिए बनाया ना। प्लांट ने फूड अपने लिए बनाया ना। प्लांट ने अपने लिए फूड बनाया। अपने लिए क्यों बना रहा है प्लांट फूड? क्योंकि उसको रेस्पायर कर सके, रेस्पायर करेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फोटोसिंथेसिस में तो एटीपी यूज होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन में बनता है, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में नेट एटीपी नहीं बन रहा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बना वो डार्क में यूज हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में एटीपी नहीं बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रही है। लेकिन वो शुगर क्यों बन रही है? जीपीपी होने के बाद शुगर क्यों बन रही है? ताकि उसका रेस्पिरेशन करके दूसरे मॉलिक्यूल बनाए जा सके, प्रोटीन, लिपिड, एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये रेस्पिरेशन में अच्छा खासा लॉस हो गया ना, क्योंकि जो प्लांट अपना फूड बना रहा है उसका वो रेस्पिरेशन कर ले रहा है ना। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर मान लो जीपीपी 100% है, मतलब प्लांट ने जो बना दिया दैट इज 100%, तो उसमें से 90% रेस्पिरेशन के फॉर्म में जनरली लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत डेट्राइटस के फॉर्म में लॉस हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी में कोई परसेंट नहीं बोला है, एनसीईआरटी में बोला है कि लार्ज अमाउंट में लॉस हो जाता है। ठीक है, और जो बचता है वो सिर्फ 10% है, 10%। ठीक है, इसका मतलब प्लांट, लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। अभी एज वी आर टॉकिंग, मान लो कि कहीं पे लाइट है और प्लांट फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन प्लांट एक इक्विलिब्रियम में है। प्लांट्स जनरली जितना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसमें से ठीक ठाक रेस्पिरेशन में यूज भी कर ले रहे हैं, और जो बच रहा है वो हम लोग को दिख रहा है फूड के फॉर्म में, क्रॉप्स में, या फिर फ्रूट्स में, या फिर ग्रेन्स में दिख रहा है, वो नेट है। इसका मतलब अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए जो अवेलेबल है, जो हर्बीवोर के लिए अवेलेबल है, प्लांट को खाने वाले सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के लिए जो अवेलेबल है वो जीपीपी नहीं है। जीपीपी में से अच्छा खासा तो प्लांट खुद खा जा रहा है, जो बच रहा है वो है ना। दैट इज एनपीपी।
थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट में समझा दूं कि होता ये है कि स्टार्ट विथ सनलाइट, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आ जाएगा, ठीक है, और प्रोड्यूसर जो प्रोडक्टिविटी करेगा इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो लेट मी कॉल दिस वन एज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी, एंड दिस वन एज एनपीपी। सो मान लेते हैं कि यहाँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इसकी कितनी है, 100x, ठीक है। इसका मतलब या 100%, लेट अस चूज एनी यूनिट, x वाज गुड तो लेट अस चूज 100x, ठीक है। मतलब प्लांट ने कितना बनाया, 100x, जिसमें से मान लो वो कितना यूज कर लेगा, 90x। इसका मतलब कितना बचेगा प्लांट के पास, वो है 10x। समझ में आ रही बात मेरी? अब ये जो प्रोड्यूसर है इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। बाय द वे प्रोड्यूसर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और कंज्यूमर को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग प्लांट को खाने वाले को हर्बीवोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर याद रखना कि जो इसका एनपीपी है वो इसको जा रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रॉफिक लेवल का जीपीपी हो जाएगा, कितना, 10x। वंस अगेन मैं भी जितना खाना खा रहा हूं उसमें से वास्ट मेजॉरिटी तो मैं रेस्पिरेशन में यूज कर ले रहा हूं। सो एज एनिमल्स के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है कि एनिमल्स जितना फूड खा रहे हैं उसका मेजॉरिटी तो वो डाइजेस्ट कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और बहुत सी चीजें वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइबर के फॉर्म में, वेस्ट के फॉर्म में निकल जा रही है बॉडी से, फीकल मैटर के फॉर्म में। इसका मतलब एनिमल्स जो फूड खाते हैं उसमें से बहुत सा फूड फीकल मैटर के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है, बहुत सा फूड रेस्पिरेशन, जैसे कि मैं एनर्जी, मैं आई एम टीचिंग यू, मुझे एनर्जी लग रही है, बोलने में एनर्जी लग रही है, चलने फिरने में एनर्जी लग रही है, उस फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं बायोमास भी बना रहा हूँ, जो एनिमल्स जो है फॉर एग्जांपल जो फूड खाते हैं उसका एक 10% पोर्शन वाइल्डरलीनेस में, मतलब जंगल में 10% पोर्शन बायोमास बनाने में भी यूज होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ग्रास को डियर ने खाया, सो डियर ने 90% जो ग्रास को खाया उसका 90% अपनी एनर्जी में, मतलब चलने फिरने में वेस्ट कर दिया, फीकल मैटर में बहुत सा अनडाइजेस्टेड पार्ट निकल गया। लेकिन उसके अंदर भी आप याद रखो 10% इंक्रीज हुआ, किसका, बायोमास का, डियर के अंदर भी, ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि अगले ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूमर को जो गया, मतलब इसका जो जीपीपी है पिछले वाले का एनपीपी है, ठीक है, और इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या यहाँ पे प्राइमरी वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसे जरूर यूज कर सकते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी हम लोग बेटर वी रिजर्व द वर्ड प्राइमरी फॉर प्लांट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इस वाले की कितनी हो जाएगी, 10x, जो इसकी नेट थी वो इसकी ग्रॉस हो गई, ठीक है, और नेट प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। वंस अगेन अगर एक और बार इसको रन करें, सो हर्बीवोर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट कार्निवोर, वी कैन कॉल इट कार्निवोर। कार्निवोर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सो अब इसकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी वंस अगेन जो इसकी नेट है वो इसकी ग्रॉस हो जाएगी, सो ये क्या हो जाएगी, एक्स, ठीक है, और इसकी नेट प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, एक्स बाई 10, क्योंकि 9x/10 जो है वो लॉस हो जाएगा इसके रेस्पिरेशन में, बचेगा कितना, x/10। सो आप देख रहे हो दिस इज अ फनी वे टू रिप्रेजेंट कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं, सो 90% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, 90% का लॉस हो जा रहा है। दो चीजों में लॉस होता है, पहला लॉस होता है रेस्पिरेशन में, दूसरा लॉस होता है डेट्राइटस के फॉर्म में, ठीक है। सो याद रखो कि रेस्पिरेशन और वेस्ट के फॉर्म में 90% लॉस हो जाता है, सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ही जा पाता है। तो यहाँ जो जीपीपी था इसका 10% ही गया ना, यहाँ पे आप देखो जो जीपीपी है एक को फॉलो करो, दो में कंफ्यूज मत हो। सो यहाँ से यहाँ कितना गया, 10% गया ना। सिमिलरली यहां से यहां कितना गया, अरे 10 से 10x से x हो गया,
इसका मतलब 10% ही गया ना। सो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी फ्लो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंडेमैन्स 10% लॉ। क्या बोलते हैं? लिंडेमैन्स 10% लॉ। ये हम लोग एनर्जी फ्लो में पढ़ेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी फ्लो होती है, 10%। इसका मतलब 90% एनर्जी कहाँ लॉस हो जाती है? रेस्पिरेशन में और डेट्राइटस में, मतलब वेस्ट में। अब जैसे प्लांट है, सो प्लांट जो है उसके बहुत से लीफ गिर जाएंगे। सो प्लांट का लीफ अगर गिर गया, या ह्यूमन ने या एनिमल ने फीकल मैटर छोड़ दिया, सो वो उसका रेस्पिरेशन, उसका डेट्राइटस लॉस है। मतलब उसका जो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिकम्पोजर उसको खा जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया फंजाई खा जाएंगे फीकल मैटर को या प्लांट के लीफ को। ठीक है, सो आप ऐसे याद रखो कि 90% एनर्जी is lost as either respiratory waste, as either respiration में आप बोल सकते हो हीट, थर्मलाइज, ठीक है, और डेट्राइटस। डेट्राइटस किसको बोलते हैं? डेड मैटर को बोलते हैं। ठीक है, डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे प्लांट का लीफ अगर गिर गया, प्लांट से अलग हो गया, तो वो ऑर्गेनिक है लेकिन डेड है। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऐसा मैटर जो पहले कभी लिविंग था, अभी डेड हो गया है। ठीक है, सो 90% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने में किस फॉर्म में लॉस होती है? आइदर रेस्पिरेशन, जिसको हीट बोलते हैं, और डिट्राइटस। ठीक है, अब देखो ये मैं क्यों इसको भी बताया हूं, क्योंकि जीपीपी एनपीपी से इस साल नीट में क्वेश्चन आया। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिसेंटली इन नीट एग्जाम, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत से लोग इसको नहीं कर पाए। ठीक है, सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, किसी इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एनपीपी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी कितनी है? 100x। फॉरगेट द यूनिट, यूनिट आप जानते हो, मीटर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हु केयर्स। ठीक है, 100x एनपीपी है, जीपीपी नहीं है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल? देखो यहां मैं पहले एक बात बोलना चाहूंगा, लैंग्वेज इज अ लिटिल डिस्कंफर्टिंग, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, प्रोड्यूसर्स के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। और ऑब्वियसली अगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल है तो ये प्राइमरी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चलो यूज किया है, सो वी कैन फॉरगेट दैट। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि बेसिक इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन आया, इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मतलब कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो प्राइमरी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसका एनपीपी कितना दिया है? एनपीपी कितना दिया है? 100x। कितना दिया है? 100x। इसका मतलब पहले वाले का जीपीपी उसका 1000x होगा ना। ठीक है, सो पहले वाले का जीपीपी कितना होगा? 1000x होगा ना। कॉमन सेंस, अगर जीपीपी 1000x है तभी तो एनपीपी है इतना, 100x है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में और डेट्राइटस के फॉर्म में 90% बायोमास उसी फॉर्म में वेस्ट होता है। ठीक है, बचता कितना है? 100, मतलब 10%, विच इज 10% ऑफ 1000 इज 100x। अब जो एक ट्रॉफिक लेवल का जो एनपीपी है वो अगले वाले का जीपीपी है। ये इस क्वेश्चन के लिए यही आइडिया है। ठीक है, सो पूछा है व्हाट विल बी द जीपीपी, पहले वाले का एनपीपी दिया है, मतलब पहले वाले का ये नंबर दिया है ना 100x, और पूछा है कि तीसरे वाले ट्रॉफिक लेवल का जीपीपी क्या होगा। नाउ दिस इज वेरी इजी, क्योंकि अब देखो जो पहले वाले का एनपीपी है वो अगले वाले का जी हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जीपी कितना हो गया? 100x, और इसका एनपी कितना हो गया? 10x। वंस अगेन, जो अगले वाले का जीपी है वो प्रीवियस वाले का क्या है? एनपी है। सो 10x, और इस वाले का एनपी कितना हो जाएगा? x। सो लुक, क्वेश्चन में ये दिया है और ये पूछा है, नीचे वाला बॉक्स पूछा है। सो लेट अस गो विथ ऑप्शन फर्स्ट विच इज 10x। तो एक ट्रॉफिक लेवल का
जो एनपीपी होता है वो उसके हायर ट्रॉफिक लेवल मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का वो जीपीपी होता है। यही लॉजिक हम लोगों को अप्लाई करना है और इसको हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। अब देखो मैं फिर से बता दूं कि जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल से सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं, तो जीपीपी 1000x है, तो कितना लॉस हो जा रहा है, -900x लॉस हो जा रहा है। किस फॉर्म में, हीट और डेट्राइटस के फॉर्म में। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन और डेट्राइटस के फॉर्म में। सिमिलरली इस वाले में 90x लॉस हो जा रहा है, -90x लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तभी तो 10 वाला जो है अगले वाले का जीपी हो जा रहा है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक ट्रॉफिक अगर ये इतना लॉस हो रहा है तो ये इतना जा रहा है, कॉमन सेंस। अगर ये इतना लॉस हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में या फिर डेट्राइटस के फॉर्म में, तो एनपीपी ही तो अगले का जीपी हुआ ना, क्योंकि ये वाला लॉस हो जा रहा है। ठीक है, सो ये लॉजिक आप अप्लाई करो। रिसेंटली ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया। ठीक है, सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे डिकम्पोजिशन। दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी इन विच देयर इज क्रिएशन ऑफ बायोमास। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं। प्रोडक्टिविटी जो है, ध्यान से सुनना, नेट प्रोडक्टिविटी प्राइमरी वाली, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेटा एनसीईआरटी ने शो किया है। तो ध्यान से सुनना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंटायर बायोस्फीयर की, मतलब पूरी लिविंग वर्ल्ड की, एंटायर बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, दैट इज रफली अबाउट 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ड्राई मैटर, ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, अब 170 बिलियन टन को किलो में भी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। सो 170 इज 170, बिलियन विल बी 10 पावर 9 एंड टन्स विल बी ऑब्वियसली 10 पावर 3। ठीक है, और 1.7 ले लो तो यहाँ पे 2 जीरो मतलब 2 एक्सपोनेंट और मिल जाएगा। सो इस तरह से हम लोग को क्या मिला, 1.7 इंटू 10 पावर 2 प्लस 9 11, 11 एंड 3 14 इंटू 10 पावर 14 किलोग्राम, ग्राम नहीं किलोग्राम। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, सो इतना किलोग्राम जो है ये बायोमास पूरे वर्ल्ड का, किसी एक स्क्वायर किलोमीटर का नहीं, पूरे वर्ल्ड का इतना है जो बायोमास हर साल बनता है। सो दिस इज नेट। इसका मतलब इतना बायोमास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जाता है, मतलब प्लांट से हर्बीवोर्स में इतना बायोमास जाता है। सो दिस इज एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये याद रखना ये एक साल का है, सो ये एनुअल है। क्या है, एनुअल है। ठीक है, तो ये पर 1 ईयर है और ये नेट है और ये पूरे वर्ल्ड का है, तो वर्ल्ड का जो भी एरिया है उसका इतना। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पर वर्ल्ड एरिया इनटू 1 ईयर। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आई विल नॉट एनकरेज यू टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। सो इतना बायोमास पूरे अर्थ में एक साल में बनता है, प्लांट में बनता है और रेस्पिरेशन यूज होने के बाद इतना बचता है। ठीक है, सो अगर इससे आप डिड्यूस करो कि कितना जो है लैंड पे बनता है, कितना ओशन में बनता है, तो इंटरेस्टिंग नंबर निकल के आता है। सो कंप्लीट बायोस्फीयर का मतलब लैंड और ओशन मिला करके, वाटर मिला करके, कंप्लीट बायोस्फीयर का कितना नंबर मिला, 170 बिलियन टन्स। ठीक है, 170 बिलियन टन्स। लेकिन वाटर का मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम का एरिया ज्यादा है। एरिया आपको मालूम है 70% होता है। ये तो हम लोग बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि ज्यादा अर्थ का एरिया ओशन है, 70% इश। ठीक है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, सिर्फ 55 बिलियन टन। अगर आप देखो तो 55 बिलियन टन इज लाइक 32% ऑफ 170। तो 55 इज 32% ऑफ 170 ना। ठीक है, सो आप बोल सकते हो कि रफली 32%। इसका मतलब कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का जो एरिया है, मतलब जो
वाटर का एरिया है अर्थ पे वो 70% है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 32% है। ऑल्दो वाटर हैज ट्रिमेंडस मतलब एरिया कंपेयर टू लैंड, लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसमें है? ज्यादा प्रोडक्टिविटी है लैंड में, मतलब टेरेस्ट्रियल में। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑब्वियसली एरिया कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 170 माइनस 55 टर्न्स आउट टू बी 115 बिलियन टन, और रफली 68%। 100 माइनस 32 इज रफली 68%। सो जस्ट टू से कि कंप्लीट बायोस्फीयर में एक साल में प्लांट रेस्पिरेशन अकाउंट करने के बाद कितना बायोमास अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए छोड़ते हैं? सो आंसर है 170 बिलियन टन्स। लेकिन लैंड का एरिया कम है, फिर भी लैंड में 68% प्रोडक्टिविटी है, 170 का 115 बिलियन टन। लेकिन ओशंस में और वाटर का जो एरिया है वो ज्यादा है, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी इज ट्रिमेंडसली लो, ओनली 32%। एरिया है 70%, लेकिन प्रोडक्टिविटी है 32%। इधर एरिया है 30% और प्रोडक्टिविटी है 68%। मतलब पर यूनिट एरिया लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस या फिर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाई लो प्रोडक्टिविटी, वाई लो प्रोडक्टिविटी, वाई लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक, एक्वेटिक की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? इसका रीजन क्या बोल सकते हैं? दो तीन चीज बोल सकते हैं। पहली चीज क्या बोल सकते हैं? लिमिटेड मिनरल्स, लिमिटेड मिनरल्स। अब ज्यादातर मिनरल का जो रिजर्वायर है वो एक्चुअली सॉइल है या रॉक है, जो कि मतलब टेरेस्ट्रियल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप एक बात सुनो, देखो समुद्र कहीं कहीं बहुत गहरा है, सो वहां पे जो लाइफ है वो कहाँ पॉसिबल है? सरफेस पे पॉसिबल है। इंटरेस्टिंगली जो मेजॉरिटी ऑफ मिनरल प्लांट को चलाने के लिए या ऐसा बोलो अलगी को यूज होने के लिए जो मिनरल है वो प्लांट को या अलगी को ओशन बेड से नहीं आते। सो ओशन ऑन एवरेज 4 किलोमीटर डीप है, ओशन की एवरेज डेप्थ 4 किलोमीटर है। जो अर्थ पे ओशन है 70 पर, उसकी एवरेज डेप्थ ही 4 किलोमीटर है। सो 4 किलोमीटर नीचे से मिनरल ऊपर नहीं आते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंड्स कैरी मिनरल फ्रॉम सॉयल एंड डेजर्ट टू द ओशन। सो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है डेविड एटनोब्रॉ नाम के साइंटिस्ट की, डेविड एटनोब्रॉ। उसमें आप देखोगे अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ओशन पे जो अलगी के लिए जो फूड की तरह जो मिनरल आते हैं, बेसिकली वो मिनरल न्यूट्रिशन अलगी को समुद्र के नीचे से नहीं मिलता है। जो विंड होती है वो लैंड से ओशन के ऊपर मिनरल्स को ले जाती है और वो मिनरल का यूज करके अलगी अपना बायोमास बढ़ाता है। ऑब्वियसली CO2 से बायोमास बनता है, लेकिन और भी मिनरल भी तो चाहिए ना, वी ऑल्सो रिक्वायर मिनरल। सो मिनरल लिमिटिंग है। एनसीईआरटी ने इसको क्वेश्चन की तरह लिख करके छोड़ दिया है। एनसीईआरटी ने देखो यहाँ पे, इफ आई वर टू शो यू एनसीईआरटी, सो देखना एनसीईआरटी ने क्या बोल के छोड़ दिया है। एनसीईआरटी ने ये बोल के छोड़ दिया है कि डिस्कस मेन रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी विथ योर टीचर। सो आई एम योर टीचर, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसकी एक्वेटिक की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि लिमिटेड मिनरल है। इसका मतलब ओशन के सरफेस पे जहां लाइट है, जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां मिनरल कम है। ठीक है, सो मेन रीजन क्या है? लिमिटेड मिनरल्स। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस occurs only at up to certain depth, up to certain depth। अभी एनसीईआरटी में दोनों रीजन नहीं है, इसलिए यू कैन ट्रस्ट मी, ये मेरे रीजन है। ठीक है, तो 50 मीटर तक ही लाइट जाती है ओशन में, इसलिए भले ही ओशन 4 किलोमीटर की एवरेज डेप्थ का है, नाउ यू कैन इमेजिन कि दिस इज
4 किलोमीटर एवरेज डेप्थ, दिस इज 4 किलोमीटर एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन या फिर 4000 मीटर्स। लेकिन इसमें लाइट कहां तक जा रही है? सिर्फ 50 मीटर। सो मेजॉरिटी ऑफ ओशन इज ब्लीक एंड पिच डार्क। यहां पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। फोटोसिंथेसिस तो ऊपर के सिर्फ 50 मीटर में हो रहा है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ ओशन में यूज नहीं हो पा रहा लाइट का, इसलिए देर इज लिमिटेड प्रोडक्टिविटी। सो वंस अगेन प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला रीजन लिमिटेड मिनरल, और दूसरा रीजन प्रोडक्टिविटी ओशन की कम होने का दूसरा रीजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस सर्टेन डेप्थ पर तक होता है, लाइट पूरे नीचे तक नहीं जाती है। सो दो रीजन ये आप याद रखना। इसके साथ मैं ये लेक्चर वाइंड करता हूं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट decomposition. Thank you so much for watching this video. I hope you are continuously watching all the lectures and making notes. I'll see you in the next lecture.